Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today, this is the part 2 of the video series that is related to important terms related to medical microbiology. In the part 1 of this series, I have discussed the basic terms that were related to medical microbiology. I have explained it in with the help of examples. If you have not haven't watched that video first, so watch that video. After that, you will also then you watch this video. So all the terms that are related to medical microbiology will be then easier to you, and then you can differentiate between these terms. Okay, so let's start with the part 2 of this series. Okay. I have made a table that include different terms, so I will explain each term with an example. So keep watching this video till end, so then you will understand each and every word. Okay, so the first word is the abscess. Okay, abscess. So what is the definition of the abscess? So a localized infection with a collection of pus surrounding by an inflamed area. जो एब्सेस होती है तो बेसिकली अगर आप लोगों ने देखा होगा आपके जो स्किन पे एक अगर एक पेप्यूल अपीयर हो जाए तो उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होती है वो हार्ड होती है और उसमें रेडनेस होती है, ठीक है। और जो बीच वाला जो जगह होता है उसमें पस फॉर्मेशन हुई होती है. So that is known as abscess. Okay, a localized infection with a collection of pus surrounding by an inflamed area. ठीक है, यही वो एग्जांपल है जो अक्सर बच्चों में या बड़ों में भी ये पेप्यूल अपीयर हो जाता है और उसके इर्द गिर्द इन्फ्लेम्ड एरिया होती है, ठीक है। और जब धीरे धीरे से हम अगर उसको फिर थोड़ा सा जोर दे दे या थोड़ा सा हीट दे दे, ठीक है, तो वो फिर नरम हो जाता है और वो पस जो है वो ज्यादा मिकदार में उस सेंटर तक आ जाता है. देन इट बर्स्ट आउट एंड ऑल द पस कम आउट. बट वो कंडीशन जो सबसे पहले जो होती है उसको एब्सेस कहते हैं और उसमें पस फॉर्मेशन और इन्फ्लेम्ड एरिया का होना बहुत जरूरी है, ठीक है. सो दिस इज नोन एज एब्सेस and you have seen it many times in your lifetime. Okay, acute infection, so it means that it is short but severe. ये इन्फेक्शन शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है. ये जो इन्फेक्शन है एक्यूट इन्फेक्शन हम अक्सर सुनते हैं, ठीक है, कि ये इन्फेक्शन एक्यूट है. तो एक्यूट का मतलब है कि वेट अ मिनट. ओके, एक्यूट का मतलब ये है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है लेकिन ये सिवियर होता है, ठीक है. अगर मैं आपको एक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंस बता दूं, एक्यूट इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन, तो एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है वो शॉर्ट टाइम में अपीयर हो जाता है, ठीक है, और वो सिवियर होता है, उसकी जो रिजल्ट्स है वो सिवियर होती है, ठीक है. और क्रॉनिक में रिजल्ट सिवियर होते हैं, ठीक है, लेकिन वो इन्फेक्शन शुरू हो जाता है लेकिन वो टाइम लेता है, टाइम के साथ साथ वो जो है वो सिवियर होता रहता है. तो इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है. बैक्टीरिया, so it means that presence of viable bacteria in the blood. अगर आप डिफरेंट मेडिकल टर्म्स को देखते होंगे, अगर उसमें एंड में ईमिया आ जाए, ठीक है, ईमिया, सो इट इज रिलेटेड टू ब्लड. सो आप जब इस तरह के और भी टर्म्स आएंगे आपको फिर क्लियर हो जाएगा. लेकिन जितने भी टर्म्स आप देखते होंगे, फॉर एग्जांपल टॉक्सीनिया और बैक्टीरिया, तो ये सारे जो है ये प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंसेस इन द ब्लड. सो ईमिया का मतलब है in the blood. So presence of viable bacteria in the blood is known as bacteremia. ठीक है. What is covert infection या covert? So covert जो है वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होती है with no symptoms, ठीक है. covert जिसमें कोई सिम्टम्स ना हो, ठीक है, अभी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए हैं, वो अब सब क्लिनिकल है. सब क्लिनिकल जो है ये वो इन्फेक्शन होती है जिसमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, ठीक है. और जो
कोवर्ट है तो ये सब क्लिनिकल है, और जो ओवर्ट है, ठीक है, कोवर्ट एंड ओवर्ट. सो ओवर्ट इज नोन एज सिम्प्टोमेटिक एंड कोवर्ट इज नोन एज सब क्लिनिकल. तो इसमें आप जो है डिफरेंस कर ले, ठीक है. और ये ज्यादातर आते हैं टर्म, डिफरेंट ये टर्म्स आते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है. क्रॉस इन्फेक्शन, सो ट्रांसमिटेड बिटवीन होस्ट इन्फेक्टेड विद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल आप जो है इन्फेक्टेड है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. तो वो क्या कर लेता है, जब वो कफिंग करता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे बंदे के जो है इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द अदर पर्सन. ओके, so he is getting also infected, so this is known as cross infection. okay, या दो बंदे हैं वो अलग अलग बीमारियों में मुब्तला है, ठीक है. एक में एक बीमारियां है, ठीक है. एक में फॉर एग्जांपल जो है टाइफॉइड है, और दूसरे में जो है टीबी का मरीज है, ठीक है. तो जब वो कफिंग करते हैं या डिफरेंट अदर तरीकों से जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन बंदों से बाहर आता है, तो वो एक बंदे को लगता है और उसका वाला दूसरे बंदे को लगता है, तो वो क्रॉस इन्फेक्शन होता है, ठीक है. दो बंदों के दरमियान लगता है, ठीक है. फोकल इन्फेक्शन, so it means that existing in circumscribed area. जो इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, कि वो एक ही जगह पे रहते हैं. जो मैं इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की एग्जांपल इसलिए बार बार दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो अगर मैं इसको देखूँ तो ज़्यादातर जो टीबी है अप टू 60% वो लंग्स पे लिमिटेड होती है, ठीक है. टीबी जो है वो अदर बॉडी पार्ट्स में भी लगती है, लेकिन वो 30 to 40% लगती है, ठीक है. लेकिन जो ज्यादातर है वो लंग्स में लगती है, तो वो उसका जो टीबी का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसका सर्कमस्क्राइब एरिया जो है लंग्स है, ठीक है. तो इसको फोकल कहते हैं, ठीक है. फल्मिनेटिंग फल्मिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट मल्टीप्लाइंग विद ग्रेट इंटेंसिटी. हमारे साथ इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, ठीक है. तो उसको फल्मिनेटिंग इन्फेक्शन कहते हैं. एट्रोजेनिक, सो एट्रोजेनिक इन्फेक्शन इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेल्थ केयर. ये आप अपने जहन में रख के ये टर्म शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा. एट्रोजेनिक जो है अक्सर हम जो है अगर हम जब बीमार हो जाते हैं, तो व्हेन वी आर इल, सो हम अक्सर इस तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते. तो उसकी मेडिसिन की वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी मेडिसिन की वजह से हमारा हेल्थ जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या कुछ और होते हैं, ठीक है. तो उसको फिर आइट्रोजेनिक कहते हैं, ठीक है. अगर एक बंदा है और वो चला गया और उसने मेडिसिन लेनी शुरू करी और उसमें वो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो then we can call him as a iatrogenic because it is caused as a result of health care. जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल वो गया था, ठीक है, और फिर उसको अगेन एंड अगेन उसको वो इन्फेक्शन लग गया, ठीक है, और उसमें इंटेंसिटी आ गई, ठीक है. तो देन इट इज नोन एज आइट्रोजेनिक. लेटेंट इन्फेक्शन, तो as the name indicate late, okay, so persisting in tissues for long period during most of which there are no symptom. अगर मैं आपको HIV का एग्जांपल दे दूं, तो एक पर्सन है वो ठीक है, वो यंग है, तो अगर उसको HIV इन्फेक्शन हो गई तो उसकी इम्यून सिस्टम इतनी मजबूत होती है कि वो उस HIV वायरस को जो है एक डोरमेंट स्टेट में रखता है, एक सप्रेस स्टेट में रखता है. तो वो उसके सेल्स में काफी अरसे तक रहता है, तो इट इज नोन एज लेटेंट इन्फेक्शन, ठीक है. और जब उसको फिर वो मौका मिल जाता है तो वो अपना एक एक्टिव एक्टिविटी शुरू कर देता है, ठीक है. तो देन इट इज नोन एज, सो द फर्स्ट वाज नोन एज लेटेंट इन्फेक्शन, क्योंकि वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा है, ठीक है, और वो उस सेल्स में रहता है. सो इट इज नोन एज लेटेंट. ओके. लोकलाइज्ड, सो एज द नेम इंडिकेट्स के आपका जो इन्फेक्शन है वो एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है. एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जो mycobacterium tuberculosis, again I am telling you the TB.
अगर मैं आपको सल्मोनेला टाइफी की दे दूं, टाइफॉइड फीवर, तो वो जो है, या हेपेटाइटिस का एग्जांपल दे दूं, सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिवर। ओके, जो हेपेटाइटिस वायरस है वो सिर्फ लिवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। सो इट इज नोन एज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। ओके, तो कीप दिस थिंग इन माइंड, जो एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, और दूसरी जगह को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह कोरोना को ले लें, कोरोना वायरस वो सिर्फ लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इट इज नोन एज लोकलाइज्ड वायरस। ओके, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। व्हाट इज नोसोकोमियल इन्फेक्शन? तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, आप अपने एक रिलेटिव की जो आपका एक रिलेटिव है और वो बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, ठीक है, और आप चले गए उसके लिए और उसके साथ एक घंटा गुजारा, यू स्पेंड हावर विद इट विद हिम, और a night or 2 or 3 hours with him, और जब आप घर आ गए तो आप बीमार बीमार से लग रहे हैं, ठीक है, and you got an infection. Okay, so this is known as nosocomial infection, ठीक है। तो आपको हॉस्पिटल की वजह से, जो आपने स्टे किया हुआ है हॉस्पिटल में, तो उसकी वजह से उधर जो वायरस और बैक्टीरिया घूम रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके कांटेक्ट में आ गए और उन्होंने आपको इन्फेक्ट कर लिया, तो दिस इज नोन एज नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जहन में ये याद रखें। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक जो है, तो रिजल्टिंग फ्रॉम एंडोजीनियस माइक्रोबायोटा, स्पेशली व्हेन होस्ट रेजिस्टेंस इज वेरी लो। हमें पता है, ठीक है, दैट वी आर हैविंग माइक्रोबायोटा बायोटा और नॉर्मल बायोटा इन आवर बॉडी, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और स्किन में, ठीक है, और डिफरेंट अदर बॉडी पार्ट्स में हमारा नॉर्मल बायोटा होता है, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं नॉर्मल फ्लोरा, और डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं हमारे, जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो जाए किसी और बीमारी की वजह से, तो उन बैक्टीरिया को एक मौका मिल जाता है, ठीक है, and it start replicating, its division, and it start infecting its host. Okay, तो उसको फिर अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। या फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोटा है, ठीक है, और वो क्या, हमें एक इंजरी हो जाती है और एक ट्रॉमा की वजह से, एक एक्सीडेंट की वजह से, जो बैक्टीरिया है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के एनवायरनमेंट में, वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो जब वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इट कैन देन स्प्रेड थ्रू आउट अवर बॉडी, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, क्योंकि उसका जो लोकेशन है, वो एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जब वो चेंज हो जाता है तो उसको देन इट स्टार्ट इन्फेक्टिंग, इट स्टार्ट इट्स डिवीजन। ओके, तो ये याद रखें, ठीक है। Overt, so I explained the covert and overt. Phytogenic, so caused by the plant pathogen, इस तरह के plant pathogen, ठीक है, जो humans को भी infect कर सकता है, ठीक है, तो it is known as phytogenic. Polymicrobial, हम अगर एक ही जो है टाइम पे मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट हो जाए, ठीक है, तो इट इज नोन एज पोलीमाइक्रोबियल, ठीक है। Primary infection, so it's first infection that often allows other organism to evade host at that site, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमें जो है, हम बिल्कुल ठीक है और हमें एक इन्फेक्शन हो गई, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो जाए पहली दफा, तो इट इज नोन एज प्राइमरी इन्फेक्शन। ओके, पायोजेनिक, सो पायोजेनिक इज एन इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन पस फॉर्मेशन, ठीक है, जो इस तरह के इन्फेक्शन जिसमें पस फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो उसको जो है पायोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जहन में याद रखें। ओके, नाउ इट इज सेकेंडरी इन्फेक्शन। सो एज आई हैव टोल्ड यू द प्राइमरी इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल, हमें एक इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, और उसके डायरेक्ट बाद हमें एक दूसरी इन्फेक्शन हो गई, कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग एन इनिशियल और प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमें जो है हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, हेपेटाइटिस डिजीज हमें लग गई है, और उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हुआ है कि हमें डिफरेंट और डिजीज लगने शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो इट इज नॉन एज सेकेंडरी, देन दोज डिजीज आर नॉन एज secondary infection or diseases. Okay, so keep this thing in mind. Okay, now we will discuss the very important terms
that is sepsis, septicemia, septic shock, and different other diseases. Okay, so just wait a minute. Okay, so what is a secondary sepsis? So sepsis is the condition resulting from the presence of bacteria or the toxin in the tissues or blood or tissues. जहन में याद रखें जो sepsis है, ठीक है, तो आपने बहुत दफा ये टर्म सुना होगा sepsis. ये sepsis जो है it is the presence of bacteria or their toxin. हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन भी करती है, इंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, और जो बैक्टीरिया खुद है, ठीक है, तो जब वो हमारे ब्लड में एंड टिश्यूज में, ठीक है, या ब्लड या टिश्यूज में, ठीक है, वो एंटर हो जाए, सो इट इज नोन एज सेप्सिस. ओके, अगर वो एक ही जगह पे हो, ठीक है, तो उसे सेप्सिस कहते हैं. लेकिन अगर वो सारी बॉडी में फैल जाए, वो टॉक्सिन्स, ठीक है, वो टॉक्सिन सारे बॉडी में फैल जाए, ठीक है, और वो बैक्टीरिया सारे बॉडी में फैल जाए फैल जाए, सॉरी, तो उसको सिस्टेमिक सेप्सिस कहते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फिर ख़तरनाक होती है, ठीक है. सिस्टेमिक इज़ वेरी मच डेंजरस, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स में वो जो है माइग्रेट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो बैक्टीरिया और वो टॉक्सिन्स और वो बैक्टीरिया. So then it can cause infection and it can cause the body a severe damage. तो then इसको सिस्टेमिक कहते हैं. अगर मैं आपको बता दूं तो ये सारे कंडीशंस है जो सेप्सिस की वजह से हमें शुरू हो जाते हैं. मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमारा जो एक बैक्टीरिया और टॉक्सिन बॉडी में एंटर हो जाता है, ठीक है, और वो टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन शुरू कर देता है, और जब वो सिस्टेमिक हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारा फॉर एग्जांपल वो एक ही जगह पे है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको जो घेर लेता है एंड इट किल्स दैट बैक्टीरिया, ओके, और दैट टॉक्सिन्स, ओके, इट फिनिशेस अप दैट टॉक्सिन एंड बैक्टीरिया. लेकिन जब वो हमारा इम्यून सिस्टम करता है, ठीक है, लेकिन जब वो सिस्टेमिक हो जाता है, ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे वो चीज़ फैल जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी ओवर एक्टिविटी शुरू कर देता है, ठीक है. तो जब हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिविटी शुरू कर देता है, फॉर एग्जांपल जो मैसिव अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस रिलीज करता है एक इम्यून सेल, कि वो दूसरे इम्यून सेल्स को जल्दी जल्दी खबरदार कर ले कि वो एक जगह पे आ जाए, ठीक है, या वो मुख्तलिफ जगह पे फैल जाए. तो वो जो साइटोकाइंस है और वो जो बैक्टीरिया है और वो जो टॉक्सिन्स है, वो अक्सर इम्यून सेल्स को किल भी कर रही होती है, ठीक है, तो उससे जो कंटेंट्स रिलीज होती है, ठीक है, हमारे इम्यून सेल्स से, ठीक है, तो वो तो हाईली एंजाइमेटिक होती है. और जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, मैसिव अमाउंट ऑफ साइटोकाइन जो हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज करता है, ठीक है, तो वो एक इतना एक वो हैवॉक बन जाता है, एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट रेट है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी रेट पे भी इफेक्ट पड़ता है. उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है कि कौन सा वाला सब्सटेंस केमिकल ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. हमारे ल्यूकोसाइड्स पे भी काउंट पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन और रिलीज पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. तो ये सारा उस हमारे इम्यून सिस्टम और उस हाई अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स की वजह से ये इफेक्ट पड़ता है. हमारा जो है सेल काउंट जो है, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है वो सेल काउंट पे भी असर पड़ता है, ठीक है. और इमेच्योर बैंड फॉर्मेशन, व्हाट इज बैंड, तो इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स को हम बैंड सेल्स भी कहते हैं, ठीक है. तो इस सारों पे जो है इफेक्ट पड़ता है. तो जब ये इफेक्ट पड़ता है तो हमारे बॉडी में फिर एक सेप्टिक शॉक पैदा हो जाता है, ठीक है. मैं आपको इस सेप्सिस और सेप्टिक शॉक के दरमियान जो डिफरेंस है और सिमिलरिटीज है वो बताता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं सेप्टिसीमिया पे आऊँगा, ठीक है. तो जो सेप्सिस है, ये सारे कंडीशन जो है वो जो सिस्टेमिक सेप्सिस की वजह से शुरू हो जाते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाए, या हार्ट बीट जो है वो कम हो जाए, ठीक है, या अदर एसेंशियल जो मेटाबॉलिज्म है या एसेंशियल एक्टिविटीज हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए होते हैं उसमें कमी आ जाए, ठीक है, तो हमें एक शॉक मिल जाता है, हमारे बॉडी को
एक शॉक मिल जाता है और it is known as that shock is due to the sepsis, so it is known as septic shock. So just look to this sepsis with hypotension. ओके अगर हमारी ब्लड हार्ट बीट कम हो जाए तो ऑब्वियसली हमें हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. ओके एडिक्वेट फ्लूइड रिसस्सिटेशन, ठीक है, हमारी जो बॉडी में फ्लूइड्स है उसकी एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन और रिलीज शुरू हो जाएगी, ठीक है. और जो है ओलिगूरिया, ठीक है, ओलिगूरिया हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कम या ज्यादा हो जाएगी, जो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन है वो कम और ज्यादा, मींस हमारा जो सारा बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाएगा. इस सेप्सिस की वजह से हमें एक शॉक मिल जाता है, ठीक है. और ये शॉक अगर मैं सिंपली आपको बता दूं तो ये एनी टाइप ऑफ अगर हमारी बॉडी में जो है उसकी वाइटल एक्टिविटीज पे कुछ भी असर पड़ जाए, ठीक है, तो हम उसको हम शॉक कहते हैं, क्योंकि वो हमारे हमको शॉक देते हैं. अगर हार्ट बीट स्लो हो जाए, ठीक है, तो हाइपोटेंशन हो जाएगी, तो वो हमारे लिए एक शॉक है. फॉर एग्जांपल हम हमारा जो लंग्स है जो वो नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं कर सकता, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, तो वो भी हमारे लिए एक शॉक है, ठीक है. So it is all because of that sepsis, that presence of toxins and bacteria that is present in our all body parts in our circulatory system, and our immune system is acting aggressively against it. तो उसकी aggressiveness की वजह से, इसकी भी एक्टिविटी की वजह से और हमारे इम्यून सिस्टम की भी एक्टिविटी की वजह से, एग्रेसिव एक्टिविटी की वजह से हमें एक शॉक मिल जाता है. और वो शॉक इस तरीकों से होता है, टेम्परेचर में कमी आ जाती है या ज्यादा आ जाती है, हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट ये कम और ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो सेप्टिक शॉक हो जाता है, ठीक है. तो आई थिंक नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक एंड what basically a septic shock is. Okay, so keep this thing in mind. Okay, what is septicemia? So I have told you that when there is emia, so it means in the blood. So septicemia is a blood poisoning associated with persistence of pathogen organism or their toxin in the blood. Okay, so keep this thing in mind. Severe sepsis, so it is just related to sepsis and severe sepsis. अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाए, so then it can be, so this severe sepsis or systematic sepsis, these are correlated. Okay, so then it can leads to septic shock. Okay, so keep this thing in mind. Sporadic, so the type of infection that are occurring occasionally. For example, आप एक कंट्री में है, ठीक है, और उधर एक इन्फेक्शन का रेट 0 है या बहुत कम है, और आप दूसरे कंट्री में चले जाए या दूसरे एरिया में चले जाए और वहाँ एक जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ उसी जगह पे रिलेटेड है, ठीक है, और वो आपको लग जाए तो वो ओकेजनली आपको लग गई, ठीक है. तो कीप दिस थिंग इन माइंड. सब क्लिनिकल एज आई हैव टोल्ड यू विद नो सिम्पटम, infection with no symptom. Systemic, that is related to all the microorganism that spread throughout the body. Okay, so that it is known as systemic. Okay, okay. So, toxemia, so condition arising from toxins in the blood. Okay, again there is emia. Okay, so the toxins in the blood is known as toxemia. Okay, and zoonotic. So we all know that there are what is zoonotic infection. So the microorganism that are released by the animals and they come in contact with us. Okay, so that are known as zoonotic infection. The common is the anthrax. Okay, so that is caused by the spores of bacillus anthracis that are released by the animals. Okay, so keep this thing in mind. Okay, so this was all about the different terms that are related to medical microbiology. In the part 1 I have also discussed the basic term, and in the part 2 then these terms become complicated. Okay, so watch all this first part also and the second part also, so then your mind will be cleared. Okay, if you have any question you can ask me in the comment box. Share these videos with your friends and fellows, and also like my videos and also subscribe to my channel Science for Everyone, because I am trying to make very simple and easy videos related to science, so then so that it could be understood by each and every person. Even if he is a 9th standard student, he can understand it, because
I have, this is science for everyone, and science should be understood by each and everyone. Okay, thank you very much. God bless you.